जय हिंद व्यूअर्स, लाइव हो चुके हैं हम फिजिक्स के लिए। तो आज की क्लास ग्रेविटेशन की लेंगे। मैकेनिक्स में मैंने जो लिया था, मैकेनिक्स में मुझे याद है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड तक ली थी। अब चूंकि ये काफी बैचेस कंबाइंड हो चुके हैं तो एक कॉमन टॉपिक्स को लेंगे। तो आज चूंकि मैंने सोचा है जो कि ग्रेविटेशन से शुरू करके फिर इधर वाले, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ हम आधा तक तो पढ़ ही चुके हैं, आधा या 80% तक। तो इधर अब चलेंगे कि ग्रेविटेशन हम ले लेते हैं, फिर वर्क एनर्जी पावर, फिर एसएचएम मतलब मोशन। मोशन में सर्कुलर मोशन आ जाएगा, आवर्त गति आ जाएगा, रोटेशनल मोशन आ जाएगा, अब फिर न्यूटन्स लॉ। इधर थोड़ा सा बैक चलते हैं तो इधर मैकेनिक्स का काफी हमारा पोर्शन हो जाएगा। तो मैकेनिक्स के पोर्शन पे हम आ जाएंगे। करंट बाकी है मोहम्मद साहिल, बिल्कुल करंट बाकी है। करंट में अब चूंकि करंट ही में लेता यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट चूंकि कंबाइंड ये बैचेस हैं तो थोड़ा सा मैं उसको अलग में कर दे रहा हूं आज के लिए, और फिर नेक्स्ट वीक से मैं करंट पे आ जाऊंगा। अभी इस वीक मैं थोड़ा सा मैकेनिक्स के पोर्शन, इस कॉमन टॉपिक को ले लेता हूं, 2-3 कॉमन टॉपिक्स को, ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा हो भी नहीं पाएंगे, आज मंगलवार ही है। तो 2 कॉमन टॉपिक्स को हम ले लेते हैं, उसके बाद से फिर हम नेक्स्ट वीक से सबको इन्फॉर्म करके फिर करंट का जो बचा पोर्शन होगा उसको बता देंगे, ताकि बाकी बच्चे भी अपना प्रिपेयर्ड होकर के रहेंगे। ठीक है, तो करंट पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि करंट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल ट्यूबुलेंट मोशन तक हुआ है, उसमें टर्बुलेंट मोशन तक हुआ है हमारा मैकेनिक्स में, और इधर करंट तक हुआ है। ठीक है, बट अभी दोनों खत्म नहीं हुए हैं। फिर से मेरी आप बात समझ लीजिए, खत्म नहीं हुआ है अभी, इसको मैं पढ़ाऊंगा, जहां से छोड़ा है वहां से पढ़ाया जाएगा। तो कंबाइन में, हाँ क्रिटिकल वेलोसिटी अभी नहीं पढ़ाया, तो वहां से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हंटर 4 वाले, ये मुझे मालूम है, ये हंटर 4 वाले ही कमेंट कर रहे होंगे। तो आज की क्लास मैं ग्रेविटेशन से शुरू कर रहा हूं। आज चूंकि मंगलवार है तो मंगलवार से लेकर के सैटरडे तक जो आपकी क्लास चलनी है उसमें 2 कॉमन टॉपिक्स हमारे हो जाएंगे, जिसमें ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी और पावर, ये कॉमन टॉपिक होगा सबके लिए जो भी हमसे जुड़े हैं। ठीक, नेक्स्ट वीक से मैं बता दूंगा, हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैं बता दूंगा कि फिर कैसे मैं इसको स्टार्ट करूंगा कि ये सारे हंटर 3, हंटर 2 सब के हो जाएं। आपके कमेंट्स में देख रहा हूं, इस कमेंट्स से मुझे इस वीक मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, तो एक साथ कॉमन करके हम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो, मुझे मालूम है क्या क्या चल रहा था स्त्री में, कैपेसिटर चल रहा है, टॉपिक को ले रहा हूं। नेक्स्ट वीक से आपकी चीजें मैं देख लूंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर कॉमन चीजों को मैं देख लूंगा। ठीक है, हंटर 2 वाले भी हैं, बिल्कुल। तो बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेविटेशन सबके लिए कॉमन है, हंटर 2, हंटर 3 और हंटर आपका 4 सबके लिए कॉमन है, ये बिल्कुल छुआ नहीं है इसको। तो बिगिनिंग से मैं मुझे पढ़ाना है, बिगिनिंग से मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं छुआ है। तो फिजिक्स में हम आते हैं ग्रेविटेशन पे। ग्रेविटेशन पे आएंगे, हेडिंग डाल लीजिए, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण, ये हेडिंग डालेंगे आप। ठीक, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण कॉमन टॉपिक्स है। आज इस वीक 2 कॉमन टॉपिक्स मैं लूंगा, फिर नेक्स्ट वीक से आप लोग के कमेंट या चैट के अकॉर्डिंग मैं पूरी शेड्यूल बना लूंगा, फिर आपको वो शेड्यूल हम सेंड कर देंगे और उसी शेड्यूल के हिसाब से फिर हम क्लास लेंगे। ठीक है, सारे बैचेज में मैं एक बार चेक कर लूंगा उसको। फिलहाल ये कॉमन टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। आप 100% मान के चलो, 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर होंगे आपके, ये 100% की श्रेणी में आता है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंस रखता है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में तो ये जरूर आपको दिखेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पे हम आते हैं, ग्रेविटेशन को हम शुरू करेंगे। तो ग्रेविटेशन में जो पहली चीज हम पढ़ते हैं वो न्यूटन नहीं पढ़ते हैं, वो केपलर्स लॉ पढ़ते हैं। केपलर्स लॉ, 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 के
ठीक है, न्यूटन के काफी सालों पहले ये केपलर थे। केपलर की थ्योरी को लेकर ही न्यूटन ने अपनी चीजों को दिया। कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई खोज एक दिन में हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ग्रेविटेशन में भी नहीं हुआ है। ग्रेविटेशन अभी तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ग्रेविटेशन आज पहला दिन है, डे 1 है, डे 1 का ग्रेविटेशन है, स्टार्ट हो रहा है ये आपका, परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा देखो, चीजें जब डिस्टर्ब होते हैं अरेंज करने में कुछ तो वक्त लगता है, तो आई एम टेकिंग द 1 वीक टाइम ताकि हम आप तक सारे चीजों को सेट कर सकें। तो ग्रेविटेशन में पहली चीज जो आती है वो केपलर्स लॉ आती है, केपलर का नियम। ये कई सौ साल पहले थे न्यूटन के, अरस्तु इनके गुरु थे, केपलर के गुरु थे एरिस्टोटले, आपने पढ़ा होगा एरिस्टोटले के बारे में। अरस्तु का चेला था ये केपलर, ठीक है। तो इसने कुछ खोज किए, उन्हीं को आधार बना के न्यूटन ने अपने नियमों को दिया। तो केपलर्स लॉ पहले पढ़ते हैं। पहले आता है केपलर, केपलर के नियम। तो केपलर ने अपने जो दिए नियम दिए वो ग्रहों संबंधी नियम दिए। ग्रह की जो मोशन होती है, ग्रहों की मोशन संबंधी जो नियम थे वो किसके द्वारा दिए गए? केपलर के द्वारा। तो ग्रह की जो गति होती है उसी के लिए ये केपलर का नियम आता है, ठीक है। तो केपलर के नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं। केपलर का पहला नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। तो केपलर का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर क्या है? केपलर का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है, जिसके किसी भी एक फोकस पे सूर्य स्थित हो सकता है। किसी भी एक फोकस पर सूर्य स्थित हो सकता है, ठीक है। ईच एंड एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ on which any focus of the ellipse sun may be situated। तो इसको लिखेंगे। तो प्रथम नियम देखिए, हिंदी वाले पहले लिख लें। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है। सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है, जिसके किसी भी एक फोकस पर, दीर्घवृत्त के किसी भी एक फोकस पर सूर्य स्थित हो सकता है। दीर्घवृत्त के किसी भी एक फोकस पर सूर्य स्थित हो सकता है। फिर से सुन लीजिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है। दीर्घवृत्त के किसी भी एक फोकस पर सूर्य स्थित हो सकता है। दीर्घवृत्त के किसी भी एक फोकस पर सूर्य स्थित हो सकता है। Each and every planet moves around the sun या revolves around the sun in an elliptical path, moves around the sun in an elliptical path on any one focus of the ellipse. Sun may be situated on any one focus of the ellipse.
सन में बी सिचुएटेड, जैसे ये हमारा दीर्घवृत्त है, ऐसे ही अंडे के आकार का होता है। ये मैथ में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो दीर्घवृत्त के हमारे दो फोकस होते हैं। दीर्घवृत्त में हमारे पास दो फोकस होते हैं, एस डैश होता है और एस होता है। ये दो हमारे सामने फोकस होते हैं। एक मिनट, काफी लाइट पे आ रहा है ये, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। दो फोकस होते हैं, एस डैश होता है और ये एस होता है, ठीक है। अब किसी भी एक फोकस पे, कहीं पर भी, दोनों में से किसी भी एक फोकस पे हमारा ये जो सूर्य है, सन, ये पीले रंग का आपको दिख रहा होगा, ये सन हमने लिया है, शन ले लिया है, सूर्य ले लिया है। सूर्य, ये सूर्य है या सन आपका स्थित हो सकता है, ठीक है। किसी भी एक फोकस पे सूर्य स्थित हो सकता है, इधर या उधर। और ये हमारा प्लैनेट है, ये हमारा ग्रह है, प्लैनेट, पृथ्वी हो, मरकरी हो, जो भी हो। तो ये इसके चारों ओर ऐसे दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है, जिसके किसी भी एक फोकस पे सूर्य स्थित हो सकता है। क्लियर है? तो मौसम का कारण यही है, आपका दीर्घवृत्ताकार पथ की गति जो है। तो एक चीज तो हो गई हमारी आपस में। अच्छा, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, ये शायद किसी एग्जाम में आया हो, तो उसने पूछा था, तो मुझे भी ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा। तो उसने बोला कि सर, वाई नॉट द सर्कुलर पाथ, हमारा सर्कुलर पाथ में क्यों नहीं घूमता है, ये इलिप्टिकल क्यों हो जाता है, ऐसा दीर्घवृत्ताकार क्यों हो जाता है, इस टाइप से क्यों हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है स्टूडेंट, अकेला हमारा कोई सिंगल ग्रह तो है नहीं, हमारे जो ग्रह है नॉर्थो, वो आपस में भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सारे ग्रहों का आपस में भी आकर्षण चलता है, सूर्य के साथ भी आकर्षण चलता है। तो एक तरह की खींचतान बनी हुई है, एक तरह का सब में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रह का ग्रह पे, ग्रह का सूर्य पे। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से वो जो सर्कुलर होना चाहिए था, वो खींच करके आपका कैसा हो जाता है, वो इलिप्स बन जाता है। जैसे सर्कल आकार का कोई रबड़ होता है, हल्का भी आप खींचोगे, गोल आकार का रबड़ को आप हल्का भी खींचोगे तो वो कैसा बन जाएगा, इलिप्टिकल बन जाएगा। तो वही हाल यहां पे होता है, आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आकार ये इलिप्टिकल हो जाएगा, सर्कुलर रह ही नहीं पाएगा। सर्कुलर तब होता है जबकि सिंगल ग्रह मौजूद होता है। जैसा कि हम अपना पृथ्वी से अगर कोई भेजते हैं, उपग्रह कोई भेजते हैं, तो कोई उपग्रह या सैटेलाइट होता है, वो सर्कुलर पाथ में गति करता है, क्योंकि उसके आसपास ऐसा कोई बहुत नजदीक में ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होता। तो अब आते हैं, तो पहली चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। दूसरी, सेकंड वाली, दूसरी सेकंड लॉ, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ या द्वितीय नियम, ठीक है। तो सेकंड लॉ या द्वितीय नियम क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ द्वितीय, जैसे मान लो प्लेनेट यहां से आ गया, तो ये इतना एरिया स्वीप किया, अब फिर इधर से आने में ये इतना एरिया स्वीप किया। स्वीप करना मतलब उसको पार करना, स्वीप का मतलब होता है पार करना। तो प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समान समय में समान क्षेत्रफल को ग्रह क्या करता है, पार करता है। ये देखिए आपका लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में ज्यादा है, लेकिन एरिया दोनों का निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल को पार करते हैं, यही हमारा दूसरा नियम है। तो लिख लीजिए सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम, इसमें लिखो ग्रह
समान समय में ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल को पार करते हैं। ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल को पार करते हैं। प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समान समय में समान क्षेत्रफल को ये पार करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, dA/dt कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो समान समय में ये समान क्षेत्रफल को पार करते हैं। अब यहां एक थ्योरी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वन ऑफ विच, तो आपका जवाब होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है। तो केपलर का जो द्वितीय नियम है किसके संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। यस, एंगुलर मोमेंटम। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। द सेकंड लॉ ऑफ, एक मिनट,
देखिए हो गया क्या लाइव? हाँ स्टूडेंट सुन रहे हो आप लोग? बेटा स्टूडेंट्स, यस सर आ रहे हो? आवाज आ रही है ना? ये रहे नवनीत सर, वापस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लो देखो 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 देखो, तुरंत देखो, फटाफट स्टार्ट कर। टाइमिंग बढ़ा देगा 15 मिनट का है। स्टार्ट करो। एक मिनट, थोड़ा इसको क्रॉस करो। 17 मिनट बचे हुए हैं, चल रहा है। चमक ज्यादा है ना, चमक ज्यादा है। बेटा ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, देखो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कभी नेटवर्क की इश्यूज आ जाती हैं, इसकी वजह से दिक्कत आई है। फोन वाला कहाँ है सर आपको? तो बताइए। ग्रेविटेशन में पढ़ा रहा था, ग्रेविटेशन में कुछ चीजें लिखवाई थी। एक मिनट, माइक इनका अलग माइक है, इनका अलग कनेक्शन है, इस मोबाइल का अलग कनेक्शन। तो 17 बच्चे हैं अभी। ग्रेविटेशन में अभी मैं जो लिखवा रहा था, विवेक कुमार भाई, इतने ना फ्रस्ट्रेट हो जाओ। चलिए वापस आ गए हम। तो मैं ये बता रहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी का था, उसमें था कि कैप्टर का जो द्वितीय नियम है वो आपका डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे इसको, बीच में इंटरप्शन हो गया था। कैप्लर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। कैप्लर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। द सेकेंड लॉ ऑफ कैप्लर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ angular momentum. The second law of principle is based on, second law of Kepler is based on the principle of conservation of angular momentum. कोणीय संवेग को अंग्रेजी में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। अभी हम इसकी डिटेल को पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में वापस आएंगे तो इसकी डिटेल को पढ़ेंगे। तो इसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, थोड़ी सी स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, चलिए ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो कोणीय संवेग इसी को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है थर्ड लॉ ऑफ कैप्लर, कैप्लर का तृतीय नियम। तो थर्ड लॉ ऑफ कैप्लर को समझेंगे। कैप्लर का तृतीय नियम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आपके आएंगे, इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा।
थर्ड लॉ ऑफ कैपलर। ओके, थर्ड लॉ ऑफ कैपलर नोट करेंगे तो लिखेंगे इसमें, इस नियम के अनुसार ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग, ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग ठीक है, ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह तथा ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली, ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा की प्रभावी लंबाई के घन के समानुपाती होता है। प्रभावी लंबाई के घन के समानुपाती होता है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ revolution of the planets is directly proportional to cube of effective distance between planet and sun, effective distance between planet and sun। ठीक, अब देखो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्या होता है? इफेक्टिव डिस्टेंस होता है। क्योंकि हम अगर इलिप्स को लेते हैं, इलिप्टिकल पाथ को, तो आप समझिए इस चीज को कि जो सन होगा और जो प्लैनेट होगा वो अलग अलग डिस्टेंसेस आते जाएंगे। देखिए जैसे जैसे प्लैनेट मूव करेगा डिस्टेंसेस कम ज्यादा होते जाएंगे, डिस्टेंसेस कम ज्यादा होते जाएंगे। तो इस पूरे डिस्टेंस का जो एवरेज होता है, जो मीन वैल्यू होता है, जो इफेक्टिव वैल्यू होती है, वही क्या होती है? आर। सब सारे डिस्टेंसेस का जो एक मीन वैल्यू निकालेंगे, एक माध्य मान निकालेंगे इफेक्टिव, तो उसी को इफेक्टिव लेंथ कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो इस पूरे का हम मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। बाकी जितने समय में ये चारों ओर घूमेगा, जितने टाइम में ये चारों ओर घूमेगा, उस टाइम का जो स्क्वायर होगा, उस टाइम का जो स्क्वायर होगा, जो वर्ग होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? आर क्यूब के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट हम के ले लेंगे। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक नियतांक, एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं के।
बात आगे समझ में? तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब अगर हम T1 बटे T2 का होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा K R1 बटे R2 का होल क्यूब बटे के, ऐसा कुछ हो जाएगा तुलना अगर हम कराएंगे तो यहां से हम K और K को कैंसिल कर देते हैं, तो एक तरह का रिलेशन आपको मिलेगा जो कि न्यूमेरिकल में काम देगा। T1 अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2 इस पूरे का होल क्यूब। ठीक, अब इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी कि ये आपको एक रिलेशन मिला जो कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है। ये आपका ये मिला, ठीक है। ये न्यूमेरिकल करेंगे अभी, इस पे काफी सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल इस पे मिलेंगे। इसको आप देखिए, ठीक। अब एक न्यूमेरिकल तो इस पे तत्काल कर लेते हैं, ठीक है। एक हम न्यूमेरिकल इस पे तत्काल कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा और हमारी चीजें तो करते हैं। क्वेश्चन सभी लिखेंगे। यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की प्रभावी लंबाई, यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की प्रभावी दूरी या लंबाई, जो भी आप लिख लो, लंबाई 4 गुनी हो जाए, लंबाई 4 गुनी हो जाए, तो एक वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? 4 गुनी हो जाए तो एक वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? ठीक। If the effective length या effective distance between sun and earth becomes 4 times, then becomes 4 times, then becomes 4 times, then how many days will be in 1 year? How many days will be in 1 year? How many days will be in 1 year? क्लियर है? एक साल में कुल कितने दिन होंगे? बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है, अच्छा सा प्रश्न है। तो करते हैं इसको। देखो फार्मूला तो सामने है, तो ये तो T1 बटे T2, T1 अभी क्या है? वो समय है जिसमें अभी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, 1 ईयर। 1 ईयर में 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, यही होगा। तो 365 या लीप ईयर में 300, हमेशा 366 होता नहीं है, तो नॉर्मली हम 365 रख लेते हैं। R1 बटे R2 ये 3/2 हुआ,
R1/R2 कितना होगा, 3/2 होगा। तो अब R1 ये है, अच्छा R2 कितना होगा, 4 गुना होगा। R2 कितना हो गया, देखिए R2 कितना हो गया, 4 गुना हो गया। समझ रहे हैं चीज, ठीक। ये 4 गुना हो गया। तो देखते हैं क्या ईयर में कितने दिन हो गए। ऐसा ही कुछ करके आपसे प्रश्न पूछेगा। ये कटा, यहां वही संख्याएं दी रहेंगी जो कि आपके इस फार्मूले में कट जाए 2 से, तभी तो आप कर पाओगे। तो ये कितना आया, 1/8। कितना आया, 1/8 आया। ठीक, अब आप समझो। तो T1/T2, T2 को यहां है तो 8 T1 हो जाएगा, यानी कि 8 गुना हो जाएगा, 8 साल। तो 8 साल में कितना दिन, तो देखिए, तो 8 गुना 365, तो 365, ठीक समझिए। तो 4 में 8, तो 8 पंजे 40, 8 छक 48, और 48 8 4 52 5, और 8 3 का 24, और 24 और 5 2920। समझ लो कितना ज्यादा, 2920 डेज, 2920 दिन यहां पे आएंगे। एक साल में कितना दिन, 2920 दिन। बहुत ज्यादा हो रहा है, सही तो गुणा किया है ना, 8 5 4 4, 8 6 48, 8 4 12, 52 5, 8 3 24, 24 5 5 4 सही। तो सोच लो कितना आ रहा है, यानी कि एक साल में दिनों की संख्या आपकी कितनी अधिक हो गई। ठीक है, चलो तो आज हम ओवर करेंगे अपने क्लास को। इस पे इस तरह के और भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, आपको कई सेट पे आपको मिल जाएगा। और अब ये रेगुलर चलेगा। अब इस वीक तो मैं ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी और पावर, ये 2 सेक्शन है, इसको खत्म कर दूंगा। और अगले से हम जहां से आप लोग का कॉमन देखेंगे, वहीं से इलेक्ट्रिक में भी, या मैग्नेट अभी मेरे ख्याल से किसी में नहीं कराया है, तो मैग्नेट को हम करा देंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का जो भी छोटा छोटा पोर्शन बचा है उसको स्लॉट्स में बांट करके हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन हमारा एंड होने वाला है। जय हिंद।